गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और प्यारे विद्यार्थियों। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के भूगोल चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, संसाधन एवं विकास। इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पिछले वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं, तो आज हम इस क्लास में इसी अध्याय के आगे के बिंदुओं का अध्ययन जारी करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में भूमि निम्नीकरण की कुछ कारण, कुछ समस्याएं अध्ययन की थी। आज हम भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने या उन समस्याओं से बचने के कुछ उपाय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास में भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है उसकी समस्याओं का हल जानेंगे। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं से बचने के लिए कई प्रकार के इलाज है। तो सबसे पहला हल है वनरोपण। हम पृथ्वी के लगभग कम से कम 33% भूभाग पर अगर वनस्पति या वनों का रोपण कर देते हैं तो इससे हमारी कई समस्याएं हल हो जाती है। पृथ्वी की जो भूमि है उस भूमि का प्राकृतिक आवरण बना रह सकता है और वनोरोपण के माध्यम से हम भूमि निम्नीकरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय है चारागाह का उचित प्रबंधन। चारागाहों का उचित प्रबंधन। चारागाहों का उचित प्रबंधन से तात्पर्य है किसी निश्चित भूभाग या किसी निश्चित क्षेत्र को हम चारागाह निश्चित कर देते हैं और उसी निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र में ही पशुओं को चराने की छूट दी जा सकती है। क्योंकि पशु है, जैसे ये कोई भूभाग है, इस भूभाग में अगर पशुओं को हम खुले ही बिना किसी प्रबंधन के भूभाग में छोड़ देंगे तो इस भूभाग में पशु क्या करेंगे, जो छोटे छोटे पौधे हैं उन छोटे छोटे पौधों को हाथ कर नष्ट कर देंगे और इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्र के आसपास भूभाग में जो भी घास फूस या अन्य वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति उगी हुई है, उस छोटे छोटे घास प्राकृतिक वनस्पति को जो जीव जंतु या हमारे मवेशी है वो अपने पैरों के नीचे उछलकर समाप्त कर सकते हैं। इससे ये पूरा का पूरा भूभाग ही है वनस्पति रहित होने लग जाता है और धीरे धीरे वनस्पति आवरण हटने के बाद यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम चारागाहों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे ये भूभाग था, इस भूभाग में को हमने 4 भागों में बांट दिया, फिर एक क्षेत्र विशेष निश्चित कर दिया। इस निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ हम इन मवेशियों के लिए कुछ अन्य वनस्पतियों का उत्पादन भी कर सकते हैं और मवेशियों को केवल एक समय में इसी भू क्षेत्र पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इस भूभाग के यदि 3 अन्य क्षेत्र है, यहाँ पे छोटी वनस्पति साल भर में कुछ बड़ी हो जाएगी और अगले साल हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे और पशुओं के लिए ये दूसरा क्षेत्र चारागाह निश्चित कर देंगे, जिससे यहाँ की जो छोटी वनस्पति थी वह बड़ी होगी और साल भर मवेशी क्षेत्र में चारागाह कर लेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में वनस्पति बड़ी हो जाएगी और इन क्षेत्रों में भी वनस्पति उत्पादित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पशुओं के उचित कार्य का प्रबंधन भी कर सकते हैं और भूमि निम्नीकरण की समस्या से भी बच सकते हैं। आगे देखते हैं हम
दूसरा है रक्षक मेखला। इसे हम शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। शेल्टर बेल्ट टेक्निक भी कहते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर भी हम भूमि निम्नीकरण को बचा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला का तात्पर्य है ये कोई खेत है या ये कोई भूभाग है। इस भूभाग में गर्मियों के मौसम में या अन्य किसी भी मौसम में जब तेज आंधियां चलती है, जब तेज आंधियां चलती है, धूल भरी हवाएं चलती है, तो ये तेज हवाएं क्या करती है, इस भूभाग की मिट्टी को उड़ाकर इस खेत से भूभाग से दूर लेकर चली जाती है। इससे मिट्टी का जो उपजाऊ परत होती है वह उपजाऊ परत निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है और ये वाला जो क्षेत्र है धीरे धीरे भूमि निम्नीकरण की समस्या में से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम इन भूभाग या इस खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उस मेड़ के पास पास हम पेड़ लगा देते हैं। तो इस पेड़ खेत के क्षेत्र के चारों तरफ हमने जो पेड़ लगा दिए हैं, तो अब जब तेज गति से जो आंधियां या हवाएं चलेगी उन हवाओं और उन आंधियों को की जो गति है उन गति को यह चारों तरफ लगी हुई पेड़ों की रक्षक मेखला है उस गति को कम कर देगी और इस क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्षेत्र या खेत से बाहर नहीं जा पाएगी। तो इस विधि के माध्यम से भी हम भूमि के निम्नीकरण की समस्या को रोक सकते हैं। अगला जो है हम इसी तरह से डेल्टा बांध वगैरह बनाकर भी कर सकते हैं। पशु चारण को नियंत्रित करके इस समस्या से बचा जा सकता है। चौथा जो प्रमुख कारक है रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेड़ों की रक्षक मेखला भी इसलिए सक्सेस नहीं होती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र है क्षेत्रों में टीलों के आस पास अथवा चारों तरफ हम जो कंटीली झाड़ियां है या इस रेगिस्तानी भू क्षेत्र में जो घास फूस या वनस्पति उग सकती है तो कंटीली झाड़ियों से ढक सकते हैं। ये घास फूस और कटीली झाड़ियां, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीली पौधे छोटी मोटी झाड़ियां ही उग सकती है, तो इन कीलों के चारों तरफ हम कटीली झाड़ियां अगर उगा देते हैं तो यह कटीली झाड़ियां अपनी जड़ों में मिट्टी के कणों को बांध लेती है और भूमि के ऊपर एक आवरण बन जाता है, प्राकृतिक आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या से हमें काफी मदद मिलती है। भूमि निम्नीकरण की समस्या से निजात मिल जाती है। अगला देखते हैं, इसी तरीके से हम बंजर भूमि है, बंजर भूमि का उचित उपचार, बंजर भूमि का उचित उपचार करके भी इस समस्या से, भूमि निम्नीकरण की समस्या से बच सकते हैं। औद्योगिक इकाइयां है, इकाइयां औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल को उचित परिष्करण के बाद ही खुले क्षेत्रों में छोड़े।
अथवा औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल को उचित परिष्करण के बाद खुले क्षेत्र में छोड़े अथवा इन इकाइयों के जल का उपचार है इन्हीं इकाइयों में पुनः उपयोग करके भी हम प्रदूषित जल की समस्या और भूमि निम्नीकरण की समस्या से निजात पा सकते हैं। इससे भूमि प्रदूषण कम होगा। तो यह कुछ तरीके से जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम भूमि निम्नीकरण की समस्या से बच सकते हैं। आगे देखते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन हम सभी अच्छे से जानते हैं, भूमि पर जो मृदा है, उपजाऊ मृदा, वह मृदा सबसे महत्वपूर्ण एक नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी के विभिन्न जीवों का पोषण भी करता है। मृदा एक जीवित तंत्र है। ध्यान रखना, मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है और पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं या पौधों के विकास का माध्यम है। ठीक है, तो मृदा सभी प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा एक जीवित तंत्र से तात्पर्य ये है कि मृदा के निर्माण में बहुत सारे जैव और अजैव पदार्थों का योगदान होता है। उसके अलावा मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीवन का विकास क्रम जारी रखते हैं। या मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मृदा है एक जीवित तंत्र है और कुछ लगभग ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का तात्पर्य 1 सेंटीमीटर भूभाग की मृदा और गहराई में भी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों लाखों वर्षों का समय लगता है। इसलिए मृदा है वह नवीकृत संसाधन तो है, लेकिन इसके निर्माण की गति बहुत ही धीमी है। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कई तत्व है सहयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा किस प्रकार से बनती है? तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रमुख कारक होते हैं। प्रमुख कारक जो योगदान निभाते हैं, सबसे पहला कारक है उच्चावच। उच्चावच मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऊंचे क्षेत्रों की मृदा का रंग, रूप, गठन और स्वभाव अलग होता है और नीचे क्षेत्रों की मृदा का गठन अलग होता है, क्योंकि मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है जो हमारे चट्टानी या पठारी भाग है, उनकी
जो चट्टाने हैं उसका अपरदन मृदा निर्माण में प्रमुख योगदान देता है। इसके अलावा दूसरा तत्व है वह है जनक तेल। जनक तेल इसे सांस्तर तेल भी कहा जाता है। यह भूमि की जो परिस्थितिका होती है, मृदा की जो परिस्थितिका होती है, परिस्थितिका के सबसे नीचे वाले भाग में होती है जो जनक तेल के आधार पर मृदा के रंगरूप और गठन का निर्माण होता है। इसके अलावा उस क्षेत्र की जलवायु अलग अलग प्रकार के जलवायु में अलग अलग प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। और अगला कारक है वनस्पति। मृदा निर्माण के कार्य को वनस्पति भी प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में की जो मृदा होती है उसमें हार्मोन जैव पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है और वह उपजाऊ होती है। जिन क्षेत्रों में मृदा वनस्पति कम पाई जाती है वहाँ पर जैव हार्मोन की कमी पाई जाती है। तो चौथा कारक है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला वनस्पति। पांचवा कारक है समय। मृदा निर्माण का पांचवा कारक है समय, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में भी लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो इस आधार पर जो मृदा है उस मृदा के निर्माण में और उसके बाद उस मृदा के निर्माण से मृदा जब परिपक्व होती है तो उसकी परिपक्वता में जो समय लगता है वह समय उस मृदा को मिलना आवश्यक है। तो अगला कारक है वह है समय। समय के बाद अन्य जो कारक है वह है जैव पदार्थ। वह अन्य कारक छठा कारक जैव पदार्थ और सातवां अन्य कारक। तो ये मृदा निर्माण के प्रमुख कारक है जो मृदा का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं और योगदान भी देते हैं। मृदा प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कई तत्व प्रभावित करते हैं। उन तत्वों के कारण मृदा का निर्माण तीव्र गति से या धीमी गति से उसकी गति को प्रभावित करते हैं, उनके रंग रूप गठन को प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहला कारक है तापमान। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। तो तापमान के आधार पर मृदा के रंग रूप गठन और उसमें मौजूद जैव पदार्थों की मात्रा निश्चित होती है, क्योंकि तापमान के आधार पर ही उस क्षेत्र की वनस्पति है वह उसी आधार पर होगी। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में झाड़ियां जैसे गंध के पौधे होंगे तो अच्छे कम तापमान में अच्छे पौधे होंगे, अच्छी वनस्पति होगी। दूसरा है तापमान, पहला हुआ तापमान, दूसरा है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल चट्टानों को काट कर अपघटित करके और उनका जो मलबा या पदार्थ या अवसाद होता है उस अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाते हैं और वहां पर जमाव के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो दूसरा तत्व है बहता हुआ जल। तीसरा है पवन। पवन है वह भी बहते हुए जल की तरह ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों को या अपरिचित पदार्थों को एक स्थान से उठाती है, दूसरे स्थान पर निष्कासित करती है। तो पवन है। इसके अलावा हिमनद है, वह भी अपरदन और निक्षेपण का कार्य करता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मृदा निर्माण में योगदान देती है।
ये सारे के सारे कार्य क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं या मृदा निर्माण में योगदान देते हैं। इस आधार पर हम भारत में मृदा के रंग ध्यान रख देना, यहाँ पे मृदा का रंग, गठन, मृदा का रंग, मृदा का गठन है। इस गठन, मृदा की आयु, उत्पत्ति के आधार पर मृदा के प्रकार, मृदा के अन्य कई प्रकार होते हैं, रंग, रूप, गठन, मृदा की आयु, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर। ये कुछ तत्व है जो मृदा के कई प्रकारों को निश्चित करते हैं। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, मृदा जो है, मृदा जैव पदार्थ जिन्हें हम अमूर्त कहते हैं, जैव पदार्थ एवं अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ दोनों से ही बनती है। मृदा निर्माण का जो कार्य है वह जैव पदार्थ को और अजैव पदार्थ को दोनों के आपसी संयोग के कारण होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम भारत में पाई जाने वाली मृदा के अन्य अलग अलग प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।